नमस्कार दोस्तों, लर्निंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज बात करते हैं दोस्तों विश्व के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक रशिया और उसी का हिस्सा रहा यूक्रेन की। कभी समय ऐसा था कि यूएसए के अगेंस्ट रहने वाला यूक्रेन आज कैसे अपने पड़ोसी देश रशिया का इतना बड़ा दुश्मन हो गया है और युद्ध के लिए तैयार होकर रूस का जमकर सामना कर रहा है। अगर यह समस्या जल्दी से ठीक नहीं हुई तो थर्ड वर्ल्ड वॉर देखने को मिल सकता है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि यूक्रेन व रशिया विवाद की वजह क्या है। दूसरे हम बात करेंगे कि इन दोनों देशों का इतिहास क्या रहा है और तीसरे पे बात करेंगे कि आखिर यूक्रेन रूस के लिए इतना जरूरी क्यों है। आपको यहाँ पे एक मैप के जरिए आपको दिखाते हैं। जो ये ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा रशिया का हिस्सा है और इसके बाजू में ये जो छोटा सा हिस्सा है, यहाँ से देखिए जो इसकी पश्चिमी सीमाएं हैं वे आपको यूरोप से टच होती दिखाई दे रही होंगी और जो इसका इधर ये वाला हिस्सा है, जो ये पूर्वी हिस्सा है, ये पूर्वी हिस्सा आपको दिखाई दे रहा होगा, ये रशिया के साथ टच है। ठीक है ना। एक समय ऐसा था दोस्तों जब ये पूरा ये क्षेत्र जितना भी ये क्षेत्र है, यहाँ से ये यूक्रेन से लेके यहाँ नीचे ये सभी क्षेत्र किसका, यूएसएसआर का एक हिस्सा हुआ करता था। ठीक है ना। सोवियत संघ का एक हिस्सा हुआ करता था। लेकिन आज स्थिति यह है कि रशिया ने इस यूक्रेन, ये छोटा सा जो देश है यहाँ पे, इस यूक्रेन पे बुरी तरह से हमला कर दिया है और ये अपने किस आधार पे ये अपने आप को ये किस आधार पे बचाएगा, ये अब पूरे विश्व की नजर आजकल इन दोनों देशों पे हैं। बात करते हैं दोस्तों 100 साल पहले की, 1917 की। ठीक है ना। 1917 आपको पता होगा, इस समय 1914 से 1918 तक क्या चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। इस प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही 1917 में रूसी क्रांति हुई। उसी दौरान 1917 में ही आपको पता होना चाहिए कि यूक्रेन ने खुद को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। किसने? यूक्रेन ने। जो ये यूक्रेन आपको दिखाई दे रहा है, 1917 में जब रूसी क्रांति हुई थी, इस देश ने अपने आप को क्या कर दिया था, स्वतंत्र घोषित कर दिया था और इसकी राजधानी कीव बन गई थी, जो वर्तमान में भी यूक्रेन की राजधानी है। लेकिन यह 1920 तक ही स्वतंत्र रहा और फिर सोवियत संघ का हिस्सा हो गया। यहाँ के लोगों में हमेशा क्या था, स्वतंत्र रहने की होड़ थी, जो आज तक भी है। ठीक है ना। मगर 1917 से 1991 तक हम इस विशाल भूभाग को सोवियत संघ के नाम से जानते हैं। इसी टाइम और पीरियड से एक बार पुनः 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो ये समय था 1917 से 1991 तक, ठीक है ना, जिसको हम उस समय क्या कहते थे, सोवियत संघ कहा जाता था इस पूरे क्षेत्र को, जो आज रशिया का क्षेत्र है। तो इसी के दौरान 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला, द्वितीय विश्व युद्ध। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया तो सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच कई प्रकार के डिफरेंस पैदा हो गई। ठीक है ना। कई प्रकार के डिफरेंस पैदा हुए। उनमें से क्या हुआ कि जिसके कारण इन दोनों देशों के बीच 1945 में क्या हो गया, 1945 से 1991 तक, ठीक है ना, एक युद्ध लड़ा गया। वह युद्ध वर्ल्ड हिस्ट्री में किसके नाम से जाना जाता है, कोल्ड वॉर के नाम से जाना जाता है। कोल्ड वॉर के नाम से इस युद्ध को जाना जाता है, जिसे शीत युद्ध भी कहा जाता है। शीत युद्ध। आपको पता होना चाहिए कि यह युद्ध जिसमें हथियार व बम से नहीं बल्कि इसको डिप्लोमेसी तरीके से लड़ा गया था, जिसमें धमकियां एक दूसरे को देने तक ही यह वार लड़ी गई थी। ठीक है ना। इसका मकसद लोगों में मतभेद करना और अविश्वास पैदा करना था। किसका? शीत युद्ध का मेन मकसद यही था। इस शीत युद्ध का जो परिणाम हुआ यह हुआ दोस्तों, इसमें जो सबसे बड़ा देश था यूएसएसआर को 15 देशों में विभाजित होना पड़ा,
जो ये पूरा रशिया था, रशिया का जो ये संयुक्त भाग था, पूरा एक भाग था, यहाँ से लेके यहाँ तक ये घिरा हुआ पूरा भाग, इसको 15 देशों में विभाजित होना पड़ा। किसके कारण? शीत युद्ध के कारण। अमेरिका यूएसआर के लोगों को भड़काने में कामयाब हो गया था। इसी का परिणाम था कि सोवियत संघ का 15 देशों में विघटन हो गया था, जिसमें एक मुख्य देश क्या था? यूक्रेन भी है। इसमें से रशिया हुआ, इस्टोनिया हुआ, लातविया हुआ, लिथुआनिया हुआ, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्दोवा, जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिज़स्तान और लास्ट में एक तजाकिस्तान। जो ये देश हैं आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये सभी देश क्या हुआ करते थे? एक समय में सोवियत संघ का एक हिस्सा हुआ करते थे। और इसमें जो यूक्रेन है, ये यूक्रेन भी एक क्या हुआ करता था? सोवियत संघ का एक बहुत बड़ा पार्ट था, जो आज क्या हो गया? यहाँ पे आज रूस के आक्रमण का सामना करना पड़ रहा है। जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, उसके बाद सबसे बड़ा देश जो विश्व के सामने आया वो हुआ रशिया। जो दूसरे नंबर का सबसे शक्तिशाली देश उस समय माना जाता था वो था यूक्रेन। इन दोनों देशों के बीच आज बहुत बड़ा विवाद चल रहा है। और यूक्रेन उस समय का किस प्रकार से यूक्रेन उस समय का सबसे बड़ा दूसरा शक्तिशाली देश माना गया, सोवियत संघ से हटकर बना हुआ था। यूक्रेन इसलिए दोस्तों शक्तिशाली देश था दूसरे नंबर का इस सोवियत संघ का, क्योंकि इसके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल थी, नेचुरल रिसोर्सेज थे, नेचुरल रिसोर्सेज के बाद न्यूक्लियर वॉर हेड्स थे इसके पास, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स थे इसके पास। और जो इसने कुछ समय के बाद यूक्रेन ने उन सभी जो जितने भी इसके पास इन रिसोर्सेज थे उन सभी को इन्होंने रशिया को दे दिया। इसको कभी ये पता नहीं था कि रशिया उन्हीं का इस्तेमाल करके एक दिन हम पे इतना भयंकर आक्रमण कर देगा। फिर हुआ ये कि 1991 से 2014 तक यूक्रेन में सब सही चल रहा था, ठीक है ना, 1991 से 2014 तक। लेकिन 2014 में हुआ ये कि यूक्रेन के राष्ट्रपति थे पेट्रो यानुकोविच, ठीक है ना। कौन थे? यूक्रेन के जो राष्ट्रपति थे वो पेट्रो यानुकोविच थे। पेट्रो यानुकोविच क्या था कि ये हमेशा याद रखना कि ये हमेशा किसको मानता था? रूस को मानता था। रूस का समर्थन करने वाला यह राष्ट्रपति था, जबकि यहाँ यूक्रेन के लोग हमेशा एक स्वतंत्र देश या स्वतंत्र तरीके से जीवन यापन करने में ही अच्छा मानते थे। तो हुआ ये कि 2014 में जब पेट्रो ने किसको माना, इस यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ का जो कल्चर है और यहाँ के जो लोग हैं उसको क्या माना, उनको समर्थन दिया, तो यूक्रेन में एक क्या हो गया? विवाद हो गया। विवाद शुरू हो गया किसके खिलाफ? राष्ट्रपति के खिलाफ। तो 2014 में ही पेट्रो यानुकोविच क्या हो गया? यहाँ यूक्रेन छोड़कर रशिया में उसने क्या कर दी? शरण ले ली। और रशिया ये भी कभी नहीं चाहता था दोस्तों कि क्या हो, जो यूरोपीय यूनियन है, जो यूरोपीय संघ है, ये यूरोपीय यूनियन के जितने भी ये यहाँ पे देश दिखाई दे रहे हैं, कभी नहीं चाहता था रशिया कि यूक्रेन इनमें शामिल हो। अमेरिका हमेशा यही चाहता है कि किसी भी देश को पहले इन देशों में शामिल किया जाए, किसमें? यूरोपीय यूनियन में शामिल किया जाए और उसके बाद उस पे क्या किया जाए? नाटो में शामिल किया जाए। लेकिन यूक्रेन की जनता चाहती थी कि हम यूरोपीय ही यूनियन में क्या हो जाएं? शामिल हो जाएं, और रशिया में हम क्या ना हो जाएं? शामिल ना हो, ठीक है ना। लेकिन यूक्रेन की जनता भी क्या चाहती थी? यूरोपीय संघ में शामिल होना चाहती थी। जब 2014 में पेट्रो यानुकोविच कहाँ भाग गया? रशिया भाग गया। तो हुआ ये कि यहाँ के लोग, यहाँ जो दूसरी सरकार बनी, उस सरकार ने क्या सिफारिश की कि हम क्या हो जाएंगे? यूक्रेन क्या होगा? यूरोपीय यूनियन में शामिल हो जाएगा। अब हुआ ये दोस्तों कि रूस इस बात से नाराज हो गया और रूस ने क्या कर दिया? इस वाले हिस्से पे 2014 में ही, जो ये निचला हिस्सा है किसका? यूक्रेन का, जो कभी क्या दिया था? रशिया का ही एक हिस्सा हुआ करता था। क्योंकि मैंने कहा ये यूक्रेन भी एक
अमूल्य हिस्सा था किसका, सोवियत संघ का, और रशिया इसका सबसे बड़ा देश है। और ये यहाँ पे आपको पता होगा जो ये निचला हिस्सा है इसको क्रीमिया के नाम से जाना जाता है। जब 2014 में इस पे रशिया ने अपना कब्जा कर दिया तो यहाँ पे सी ऑफ अजोव है तो इस पे भी रशिया का क्या हो गया, कब्जा हो गया। और जो ये निचले भाग है जिसको ब्लैक सी कहते हैं उस पर भी रशिया का क्या हो गया, कब्जा हो गया। जो यहाँ पे हमने ये डॉट के कारण यहाँ पे दिखाया हुआ है तो यहाँ पे है कर्च, ठीक है ना, ये कर्च है। इस कर्च पे क्या हो गया, इस पूरे इलाके पे क्या हो गया, रशिया का वर्चस्व हो गया और रशिया ने इस पे क्या कर दिया, कब्जा कर दिया। अब हुआ ये कि पूरी दुनिया देखती रह गई लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ कि G8 दुनिया की जो 8 शक्तिशाली अर्थव्यवस्था में जो सब सर्वोपरि देश हैं उनमें से शामिल था कौन, आपका एक कनाडा, दूसरा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तीसरा था इसमें रशिया, चौथा था इसमें जापान, और 4 प्रमुख देश हैं यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और ये इटली। तो इन्हीं देशों का एक समूह था, एक अर्थव्यवस्था में जो सर्वोपरि देश हैं वो थे G8। और उनमें से आपको पता होगा कि इसके बाद जब इस क्रीमिया पे क्या हो गया, रशिया ने अपना कब्जा कर दिया तो इस रशिया को ही इस G8 से हटा करके G7 किया गया। कब, 2014 में। अब 2015 में हुआ ये दोस्तों कि यूक्रेन ने एग्रीमेंट कर दिया कि अब हम कभी भी किसी भी प्रकार का वाद विवाद या युद्ध किससे नहीं करेंगे, रशिया से नहीं करेंगे। और ध्यान रखा जाएगा हमेशा कि यूरोपीय यूनियन पर का प्रभाव जो होगा वो यूक्रेन पर भी कभी नहीं पड़ने देंगे। किसने एग्रीमेंट किया था, यूक्रेन ने एग्रीमेंट किया था किसके साथ, रशिया के साथ। लेकिन दोस्तों रशिया और यूक्रेन का विवाद गरमाया उस समय जब 2017 में यूक्रेन ने कहा कि यूक्रेन ने नाटो में शामिल होने की बात सबके सामने रखी। अब हुआ ये दोस्तों कि रशिया यहीं तक सीमित नहीं रहा। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे जो ये एरिया आपको दिखाई दे रहा होगा, जो यूक्रेन का पूर्वोत्तर एरिया है जो रूस की सीमा पे टच होता है, ठीक है ना, इसको क्या हुआ, यहाँ पे एक छोटे से जगह का नाम है जिसका नाम डोनेट्स्क है और यहीं पे लुहांस्क नाम की एक जगह है जिसे डोनबास रीजन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हुआ कि रशिया ने इस डोनेट्स्क और जो ये लुहांस्क नामक जो जगह हैं इन पे भी क्या कर दिया, कब्जा कर दिया, यहाँ पे विद्रोह कर दिया। अब विद्रोह करने के साथ साथ अपने देश के लगभग 1 लाख सैनिक को यहाँ क्या कर दिया, भेज दिया। और रूस ने क्या किया कि इस इलाके को, जो ये डोनेट्स्क रीजन है, ये डोनबास रीजन था, जो इस डोनबास रीजन को क्या कर दिया, एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। अब यहाँ पे बात यह आती है दोस्तों कि यूएनओ ने क्यों नहीं इस पे एक्शन लिया। वह इसलिए नहीं लिया क्योंकि यूएनओ आज के समय में अमेरिका के इशारे पे नाचने वाली एक संस्था मात्र रह गई है, जिसने यह कहा गया है, यूएनओ के आर्टिकल नंबर 7 में यह कहा गया है कि कोई भी देश अगर किसी देश पर अत्याचार कर रहा है तो उस देश के पड़ोसी देश उस देश की आर्थिक रूप से सहायता कर सकते हैं। ये है आर्टिकल नंबर 7 में, जो यूएनओ की आर्टिकल नंबर 7 में लिखा गया है, ठीक है ना। आपको पता होगा कि रशिया को क्या किया गया, जब इस रशिया ने इस वाले क्षेत्र को यूक्रेन के अगर स्वतंत्र देश घोषित कर दिया तो यहाँ क्या कर दिया इन्होंने, यहाँ कुछ नेता बने होंगे, इन नेताओं ने कुछ आर्थिक मदद के लिए गुहार लगाई, किसके लिए, रशिया के लिए। ये रशिया के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए भी था क्योंकि यहाँ की जो ये संस्कृति, यहाँ की जो कल्चर है, यहाँ के जो लोग हैं वो रशिया को मानते हैं। इसीलिए यहाँ के लोगों ने, यहाँ के जो
बड़े बड़े नेता होंगे, उन नेताओं ने गुहार लगाई मदद की, किसके लिए? रशिया के लिए। और रशिया ने क्या कर दिया? अपने सैनिकों को यहाँ भेजा। और रशिया ने जो आज ये आक्रमण यूक्रेन पे कर दिया, इसमें भी इसको क्या मिल गई? बहुत मदद मिल गई, जिसमें पहले से ही क्रीमिया को रशिया ने अपना बना दिया था 2014 में। और यहाँ से इसने इसको चारों तरफ से घेर करके आज यूक्रेन पर आक्रमण कर रहा है। अब सवाल यह बनता है कि अमेरिका ने इस विवाद पर क्यों चुप्पी साधी है? तो यह इसलिए है दोस्तों, क्योंकि यूएनए में आर्टिकल नंबर 7 में यह साफ साफ लिखा है कि यदि किसी देश को अगर किसी देश द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, उसका कुछ भूभाग या कहीं के उस देश के कुछ हिस्से में अगर उस देश को प्रताड़ित किया जा रहा है, जैसे कि ये लोग रशिया को अपना मानते थे और इधर ये वेस्टर्न लोग सब यूरोपीय यूनियन में शामिल होना चाहते थे, तो यहाँ के लोगों ने क्या किया? यूएनओ के आर्टिकल नंबर 7 में यह साफ साफ लिखा है कि यदि आप किसी देश के एक भूभाग के हिस्से होकर अगर उसी देश के द्वारा तुम प्रताड़ित किए जा रहे हैं, तो कोई दूसरा देश है जो जिस देश को आप मानते हैं, वो आपको क्या कर सकता है? आर्थिक मदद दे सकता है। तो यही कारण था कि अमेरिका ने इस बात पे कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि अमेरिका द्वारा ये सभी क्या बनाए गए हैं? नियम बनाए गए। क्योंकि अमेरिका ने, आपको पता होगा, अफगानिस्तान में यही किया, वियतनाम में यही किया, कोरिया में यही किया, इराक, सीरिया, सब जगह इन्होंने यही किया। तो ये इसी कारण, यही एक मेन कारण था कि रशिया का जो ये इस पे कब्जा करना, यही एक मेन कारण था कि अमेरिका ने इस बारे में कोई भी विचार नहीं किया। अभी आपको पता होगा दोस्तों, कुछ समय पहले, लगभग 1.5 हफ्ते पहले बीजिंग में चल रहा था विंटर ओलंपिक गेम चल रहा था, जिसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को न्योता मिला कि वहां पे मुख्य अतिथि के रूप में वो गई। तो 20 फरवरी को ये क्या हो गया था? विंटर ओलंपिक खेल क्या हो गया? समाप्त हो गया। और 21 तारीख को, जो 21 तारीख थी फरवरी थी, तो 21 फरवरी को जो यूक्रेन का ये वाला हिस्सा मैंने कहा, इस वाले हिस्से को स्वतंत्र कर दिया गया, ठीक है ना? स्वतंत्र कर दिया गया। और क्या हुआ उसके बाद? उसी के 2 दिन बाद 23 तारीख को यहाँ के लोगों ने इस रशिया से मदद की गुहार लगाई। तो रशिया ने अब क्या कर दिया? इस क्षेत्र पे आक्रमण कर दिया। मैंने पहले भी आपको बताया दोस्तों कि जो ये रशिया की जो पावर है, आज अर्थव्यवस्था चलती है, यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेस हैं, और ये यूक्रेन का भी है जो यहाँ के भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं। यहाँ के जितने भी तेल भंडार हैं, जो तेल भंडारक यहाँ के हैं, सभी तेल यहाँ से लेकर, यहाँ रशिया से लेकर इस यूरोपीय यूनियन के जो भी कंट्रीज हैं, अमेरिका हैं, इन क्षेत्रों को जाता था। आपको पता होना चाहिए कि गैसेस जो भी होते हैं वो पाइपों के माध्यम से एक देश से दूसरे देश को जाते हैं, ना कि छोटे छोटे सिलेंडरों के आधार पे नहीं ले जाया जा सकता है। तो यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ से रशिया को क्या करना पड़ता था? यूक्रेन हो के इन यूरोपीय यूनियन के देशों में अपने सभी गैसेस जो होते हैं वो प्रोवाइड करनी पड़ते थे। तो इसमें इसने क्या कर दिया कि 33 बिलियन डॉलर पैसा मांगने का क्या कर दिया? दावा कर दिया। तो रशिया ने क्या कहा कि रशिया इसको 33 बिलियन डॉलर पैसा देने के लिए क्या हो गया? तैयार हो गया। लेकिन कुछ समय बाद इसको सब आपको पता होगा कि ये इसको पैसा भी दे, और इसने क्या कर दिया? इसने यूरोपीय यूनियन में शामिल होने के लिए और नाटो में शामिल होने के लिए क्या कर दी? विश्व पटल पर अपनी ये सिफारिश कर दी। तो यही एक कारण था कि रशिया ने इस पे आक्रमण कर दिया। अब हुआ ये दोस्तों कि अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। जो अभी आपको पता होगा यूएनओ में आप हमारा साथ दें, ठीक है ना? किसने कहा? अमेरिका ने कहा कि यूएनओ में भारत के लिए क्या आप हमारा साथ दें, क्योंकि भारत यूएनए का 2 साल के लिए क्या है? एक अस्थायी सदस्य है। लेकिन भारत ने इस पे वोट देने से बिल्कुल मना कर दिया। वहीं चीन ने भी इसके लिए वोट देने के लिए मना कर दिया। और यहीं पे तुम्हें यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात ने भी क्या कर दिया? इसको समर्थन देने से क्या कर दिया? मना कर दिया।
यही इसका मुख्य कारण था। ठीक है ना। नाटो एक, हमेशा याद रखना, नाटो एक ऐसी संस्था है, ऐसा सैन्य संगठन है जो यूक्रेन को अपने साथ मिला करके यहाँ के जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं वो इन देशों को मिले और रशिया को इसका कोई फायदा ना हो। और रशिया चाहता है कि जो हमारा कभी सोवियत संघ का एक हिस्सा हुआ करता था उस हिस्से को हम कभी इन देशों को नहीं देना चाहेंगे और ये कभी देना भी नहीं चाहेगा। इसीलिए ये आक्रमण आजकल, ये युद्ध यूक्रेन और रशिया के बीच हो रहा है। जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो है उसके कुछ मुख्य उद्देश्य भी हैं दोस्तों। जैसे यूरोप पर होने वाले या यूरोप या इसके नाटो के सदस्य, जैसे 30 देश इसके अभी क्या है सदस्य हैं, तो इन 30 देशों पे अगर किसी देश ने अटैक कर दिया तो ये 30 देश क्या करेंगे, उस देश पे हमला करेंगे। ठीक है ना। ये हमेशा सहायता करेंगे उन देशों की। इसलिए भी यूक्रेन को हमेशा लगता था कि रशिया हम पे कभी भी आक्रमण कर सकता है और हमें बचाने उस समय और कोई नहीं आ सकता, इसके पास कुछ और वजह भी नहीं थी। इसलिए ये इन देशों में क्या करना चाहता था, अपने आप को शामिल करना चाहता था। दूसरे में ये क्या करेंगे कि जब भी किसी देश पे, जो नाटो के देश होंगे, इन पे अगर कभी भी कोई भी समस्या आ गई तो आर्थिक रूप से भी उनकी मदद करेंगे। तीसरा इनका मुख्य कारण था कि एक देश पर हमला, यह समझा जाएगा कि नाटो पे हमला हुआ है। इसी का कारण, मेन कारण यही है दोस्तों, जो आज रशिया और यूक्रेन के बीच का जो ये विवाद है, इसका मेन कारण यही है कि नाटो का दखलबाजी किसमें देना, यूक्रेन के साथ, यूक्रेन को नाटो के देशों में शामिल करना। ठीक है ना। दूसरा इसका मेन कारण ये है कि यहाँ के जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनको क्या करना, इन देशों को सप्लाई करना। तो आज के सेशन में इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे प्रेस कर दो ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं एक नई मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।